हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। कौन सा सॉल्यूशन? जो उदाहरण में दिया हुआ है, एग्जांपल दिया है उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है उसका। देखिए, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष में 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन दिया जाता है। यदि आपको केवल लाल लिटमस को पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? जैसे देखिए, 2 हमको दिया हुआ है कि अगर 3 को बर्तन दिया हुआ है, तीनों बर्तन में एक में दिया हुआ है आश्वित जल, जिसमें कोई न एसिड है न बेस है। दूसरा में दिया हुआ है एक अम्लीय है, तीसरा में क्या है? क्षारीय है। तो कहता है यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो आप कैसे इसको जांचेंगे कि इसमें जो रखा गया हुआ, इस तीनों प्रश्नावली में रखा गया पदार्थ वो एसिड है, बेस है या अदर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों प्रश्नावली में डालेंगे। ठीक, बारी बारी से तीनों प्रश्नावली में डालेंगे। हम पाते हैं कि किसी एक प्रश्नावली में लिटमस पत्र नीला हो गया, किसी एक नली में एक प्रश्नावली में क्या हो जाता है? लिटमस पत्र नीला हो जाता है। चूँकि क्षारीय विलयन में लिटमस पत्र क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अतः इस प्रश्नावली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है, इस प्रश्नावली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है। अब शेष 2 प्रश्नावली में इस लिटमस पत्र को डालते हैं। इसमें 2 स्थिति हो सकती है, लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा या लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। जिस प्रश्नावली में लिटमस पत्र लाल हो गया है उसमें अम्लीय विलयन तथा जिसमें अपवर्तित रहता है अर्थात नीला ही रह जाता है तो वो आश्वित जल होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? पित्तल तथा तांबे के बर्तन में दही हो चाहे खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है, नहीं रखना चाहिए? कहता है कि पित्तल यानी कॉपर हो चाहे जिंक, पित्तल जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। यानी जो पित्तल जो हम यूज करते हैं, पितरिया बर्तन, वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। तथा तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं, और जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक और विषैला गैस बनाता है, जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह जाता है। अम्ल की अभिक्रिया से धातु के कार्बन भी संक्षारित हो जाते हैं। देखिए, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये क्या होता है? खट्टे चीज़ से ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? एक विषैले पदार्थ बना देता है। और पित्तल जो बना रहता है वो किससे बना रहता है? कॉपर से और जिंक से। और कॉपर क्या करता है? कॉपर बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है खट्टे चीज़ से और वो विषैला गैस का निर्माण कर देता है, इसलिए हमें बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब धातु है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति में आप गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे कर सकते हैं? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया सामान्य होता है तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो जैसे कि जिंक हो गया, और जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जिंक किससे रिएक्शन कर लेगा? सी से, यानी जिंक बन जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया, तीसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम जो है SO4 से रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। जांच कैसे करेंगे? जलती हुई माचिस की तिल्ली प्रश्नावली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगती है तो हम ये दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉप अप साउंड। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब होता है एकदम छोटा सूक्ष्म, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण तो सबसे आसान तो यही होता है। यहाँ पे धातु की यौगिक क्या है? ACA, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराएं, CaCl2, और ये हो गया CO2, ये H2,
इसमें आप देखिएगा कि ये संतुलन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी Ca कैल्शियम 1 है और यहाँ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पर O यानी ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 होगा, 1 इधर 2 इधर, 3 हो गया। इधर हम कार्बन देखते हैं, 1 इधर है तो इधर भी कार्बन 1 ही होगा। इसके बाद इधर HCl देखते हैं, 2 है तो इधर भी HCl, माने हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 है, अर्थात ये संतुलन है। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 में कहता है HCl और HNO ये आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अगर हम HCl को और HNO3 को जलीय विलयन में डाला जाता है तो ये अम्लीय पता चलता है, क्यों? जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहता है HCl हो चाहे HNO3 हो, HNO3 यहाँ पर 3 हट गया हुआ है, 3 होना चाहिए। HNO3 हो, यदि जलीय विलयन में डाला जाता है तो ये H+ आयन देता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनता है, इसलिए अम्लीय में अभिलक्षणित प्रदर्शित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? जैसे कि किसी पानी में अगर अम्लीय पानी होगा तो वो ज़्यादा करंट फ्लो करने देता है, जैसे कि समुद्र। आगे पढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? देखो, शुष्क जो मतलब क्या, सूखा हुआ। जो सूखा हुआ जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में ही H+ आयन अलग हो पाता है। अब ये HCl से H+ आयन अलग नहीं होता है। जब हम जल में, देखिए, जल में HCl घोलेंगे तभी वो H+ आयन देगा, वरना वो नहीं होगा। और यहाँ तो कहता है शुष्क लिटमस पत्र और शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको शुष्क में रखने पर कोई किसी प्रकार का रंग नहीं बदलता है। और जब इसको जलीय विलयन में डाला जाता है तो ये H+ आयन देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अम्लीय है, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में ही H+ आयन देगा, ऐसे में सूखे में नहीं देगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीवन मतलब डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि हमें जल में अम्ल को मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो ये हमें डायरेक्शन दिया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ऐसा इसलिए क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखने की चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र जल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट जाता है। अर्थात हमें ये कह रहा है कि कभी भी नींबू में पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में नींबू को मिलाना चाहिए, और वो भी पानी को हिलाते हिलाते। वरना एक उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन एसिड को अगर आप डायरेक्ट एसिड में अगर पानी मिलाते हैं तो वो आग लगने की डर रहता है। लेकिन अगर पानी में धीरे धीरे एसिड को मिलाते हैं और पानी को हिलाते हुए मिलाते हैं तो वो आग नहीं लगेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? देखिए, अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H+ आयन यानी H2O से संयोग कर H3O बन जाता है, आयन बनाते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आधिक्य ज़्यादा से ज़्यादा क्षारक मिलाते हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है।
पेज नंबर 31 का देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपके पास विलयन ए है और विलयन बी है। विलयन ए के पास पीएच का मान 6 है और विलयन बी में पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? इनमें कौन अम्लीय और कौन क्षारीय होगा? अरे भाई, जिसमें पीएच मान 6 होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्षारीय होगा। ये तो सिंपल सी बात है। और कह रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? स्वाभाविक बात है, जिसमें अम्लीय होगा, जो अम्लीय होगा उसी में निकलेगा H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखते हैं, आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। देखिए, जिस अम्लीय में कोई भी वस्तु कितना ज़्यादा अम्लीय कहलाता है, जितना ज़्यादा अम्लीय होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना H प्लस आयन उसकी सांद्रता बढ़ाता है। तो जिस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा है वो ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसमें कम होगा वो कम होगा। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? हाँ, H प्लस आयन क्षारीय विलयन में होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, जिसके कारणवश यह विलयन क्षारीय होता है। वाह। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कोई किसान खेत की मृदा यानी खेत की मिट्टी के किस परिस्थिति में बिना बुझी हुई चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? देखिए, हम जानते हैं कि सभी जितने भी जीव हैं सबको कैल्शियम चाहिए, सबको पोटेशियम चाहिए। तो कहता है कि चूना का छिड़काव खेत में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जब खेत की मृदा अम्लीय हो जाती है तब किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए और पीएच का रेंज जो होता है खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। देखिए, किसी खेत में बहुत सारा खाद पदार्थ देने के बाद भी वो नहीं उपजता है, मिट्टी को जांच नहीं किया जाता है, मिट्टी अम्लीय हो जाता है, कभी क्षारीय हो जाता है। किसी भी फसल को उपजाने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, वरना अगर आप 7 से भी ज़्यादा कर देते क्षारीय हो जाएगा तो उसमें फसल नहीं उपजेगा। अगर आप कम कर देते तो अम्लीय हो जाएगा तो फिर भी फसल नहीं उपजेगा। इसलिए हमें उदासीन रखना होता है और इसलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम यानी बुझा हुआ चूना को छिड़काव करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। CaCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको कैल्शियम का विरंजक चूर्ण बोलते हैं। विरंजक चूर्ण को आपका नाम सुने होइएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किस में उपयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है गंध को भगाने में, कपड़ा को विरंजित करने में, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप देखते होइएगा गली नाला में जहाँ लोग पेशाब करके छोड़ देते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू करता है, या जहाँ ज़्यादा बदबू करता है वहाँ विरंजक चूर्ण छीट देता है यानी ब्लीचिंग पाउडर डाल देता है ताकि वहाँ बदबू खत्म हो जाए। आगे करते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है। एक बार फिर से याद कर लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाएगा और पानी भी यानी H2O भी देगा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO को इसे धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते तो क्या होगा? इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। कहता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मतलब NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O, यानी सॉरी हाफ नहीं है यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। देखो इसमें क्या है, इसको याद रखना, CaSO4
और ये हाफ H2O, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 3/2H2O। 3/2H2O होता है, कई फॉर्म में देता है। कभी कभी यहाँ 3/2 लिख देता है, कभी कभी यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है 1:2, 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, MVVI है। और इसको किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? जल के साथ। तो कराने के बाद क्या मिल रहा है? CaSO4 और H2O। मतलब यहाँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो क्या है? वो है CaSO4 और हाफ H2O। इसको मिला कितना रहे हैं? कितना किस में मिला रहे हैं? जल में। कितना जल में? 3/2 जल में मिला रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaSO4 और 2H2O। मतलब कि हम कह सकते हैं इधर का वो 1.5 पानी है, इधर आधा पानी। क्या वो पानी? 2 पानी हो गया। मतलब जब हम कैल्शियम सल्फेट में 2 पानी कर देते हैं, पहले रहता है आधा, 1.5 मिला देते हैं तो हो जाता है 2, तो उसको बोलते हैं जिप्सम। तो इस प्रकार से हमारा ख़त्म हुआ इसका ये उदाहरण वाला क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न, यानी एक्सरसाइज के प्रश्न को पर डिस्कशन करेंगे।